देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन चल रहा है। 11 अगस्त को चुनाव होगा। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता एक महीने से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हर तरह के इंटरव्यूज़, हर तरह के प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं। मेरे साथ जो फ्रेम में जो साहब बैठे हुए हैं, कलीमुल हफीज़ साहब, आपने इनको भी सुना होगा। ताजुद्दीन कुरैशी पैनल के साथ वीपी का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कहा जाता है कि सारे बड़े वेल ऑफ लोग हैं, प्रॉस्पेरस लोग हैं, इस्टेब्लिश लोग हैं, वो आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो वो उन्होंने अब तक जो लड़ रहे हैं, वो उन्होंने अब तक सोसाइटी में किया क्या है, उनसे सवाल होता है। ये सवाल इनसे भी होगा। करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पिछली बार जिनके सामने लड़े थे, आज उनके साथ लड़ रहे हैं। सवालात बहुत हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि दावेदारी की। जितने भी दावेदार हैं, आप तमाम लोग वो लोग हैं जो लर्न, अर्न और रिटर्न, यानी तीसरी मंजिल पर आप हैं। सोसाइटी को रिटर्न करने वाली पोजीशन में तमाम मेंबर्स, 4000 मेंबर्स जो उसमें पाए जाते हैं, उनमें से एक आप भी हैं। तो मेरा सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि आप इस्लामिक सेंटर की क़यादत करने की कोशिश कर रहे हैं, दावेदारी आपकी है। आपने रिटर्न सोसाइटी को अब तक किया क्या है, किन शक्लों में दिया है, क्या दिया है सोसाइटी को, जिसकी बुनियाद पर आपकी दावेदारी को समझा जाए कि हाँ, आप वहाँ जा कर के सोसाइटी के लिए काम करेंगे, इस्लामिक सेंटर के लिए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि मेरा जो मैदान है वो तालीम है जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान के पास बहुत सारी तकालीफ हैं, बहुत सारे मर्ज़ हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मर्ज़ हमारे लिए जहालत है, अच्छी तालीम का ना होना है। जी। तो इसलिए मैंने अपना मैदान चुना तालीम, कि अगर हम तालीम पे काम कर लें तो इस कम्युनिटी की बड़ी खिदमत हो सकती है। जी। और यकीनन जो मसीहा ऑफ एजुकेशन जिनको कहा गांधी जी ने, वो सर सैयद अली रहमा है। तो सर सैयद अली रहमा की फिक्र पे जो मौजूदा हिंदुस्तान में जितने भी काम हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर मुमताज अहमद खां साहब, जिन्होंने अल-अमीन एजुकेशनल मूवमेंट बेंगलोर के नाम से चलाया। जी जी। मैं उनका नॉर्थ इंडिया का जिम्मेदार हूँ। अच्छा। और उनसे सीख करके जो मैंने काम छोटे मोटे किए हैं, उनमें एक काम तो ये कि मैं अपना वतन, जो मेरा बदायूं की तहसील सहसवान है, वहां पे मैंने एक यूनिवर्सिटी की जगह खरीद करके और वहां मैंने यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, जो अभी तक एक सीबीएसई क्लास 12 तक स्कूल बन पाया है, ठीक है, जो अल हफीज एजुकेशनल अकेडमी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, उन्हीं की हिदायत पर, डॉक्टर मुमताज अहमद खां साहब की हिदायत पर 2014 में मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक एक दो एजुकेशनल एक्टिविस्ट लेकर गया और 3 दिन मैंने 100 से ज्यादा लोगों की 3 दिन वर्कशॉप की बेंगलोर में। और फिर वो लोग जब वहां से ट्रेन होकर आए और उन्होंने अपने अपने इलाकों में गैर मामूली काम किया है। आज 50 स्कूल उस वर्कशॉप के नतीजे में मौजूद है। उसके बाद मैंने तकरीबन 150 से 200 एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार या वर्कशॉप्स किए या प्रोग्राम्स किए। आपने देखा होगा मुझे 12। फिर मुझे एक उस पर फिर मैंने किताब लिखी, तालीम से ही तस्वीर बदलेगी, जो बड़ी मकबूल हुई, जो 3 ज़बान में मैंने उसको फिर किया, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ताकि आम लोगों तक वो पहुंच जाए। उसके अलावा मैंने तकरीबन 150 से 200 आर्टिकल लिखे। उसमें मैक्सिमम आर्टिकल जो थे वो तालीम पर थे। बात यही नहीं रुकी। जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम की जो सबसे बेस्ट कोचिंग है, शाहीन, जो हमारे डॉक्टर कदीर साहब जो बीदर वाले जो चलाते हैं, उस शाहीन को मैं दिल्ली में लेकर आया। यहाँ हमने एस्टेब्लिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंपस ओखला में और दूसरा कैंपस नोएडा में बॉयज का अच्छा काम कर रहा, अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसी सिलसिले में जब हम आगे चलते हैं तो तेलंगाना में माइनॉरिटीज के लिए 250 स्कूल किराए की बिल्डिंग में, मतलब फ्री एजुकेशन, फ्री रिहाइश और फ्री एजुकेशन के साथ उन्होंने जो कामयाब हुई वो स्कीम, तो मैं उस स्कीम को दिल्ली लाया। उसके भी आप गवाह हैं। अरविंद केजरीवाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जो मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी मौजूदगी में उस प्रोजेक्ट को मैंने अप्रूव कराया। उस 250 स्कूल में भी वो मुस्लिम इलाकों में, उन गरीब इलाकों में या अनथराइज इलाकों में बनने थे, जहां सरकारी जमीन नहीं या सरकारी बिल्डिंग नहीं है, तो किराए की बिल्डिंग में बनने थे। वो प्रोजेक्ट चला, दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक एजुकेशन कमेटी बनाई, मैं उसका आज भी सेक्रेटरी हूँ। और एज ए पायलट प्रोजेक्ट 16 स्कूल बनने थे। उसके इश्तेहार दिए गए
कि भी आप लोग किराए की बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6000 टीचर्स को हमने इंटरव्यू करके 600 टीचर शॉर्टलिस्ट किए, 17 प्रिंसिपल शॉर्टलिस्ट किए, ताकि 16 स्कूल हम चला सके। बदकिस्मती कहिए या कुछ भी कहिए, वो प्रोजेक्ट बीच में डंप कर दिया गया। वो पॉलिटिकल विल नहीं थी सरकार की, तो वो प्रोजेक्ट लेकिन डंप है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं तालीम से रिलेटेड जो मैंने जब जब मुझे मौका मिला है, लिखने का मौका मिला तो मैंने आर्टिकल्स लिखे, किताब लिखी, बोलने का मौका मिला तो मैंने सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, काम करने का मौका मिला तो मैंने स्कूल कायम किया, एकेडमीज कायम की। और इसी तरह से मैंने, जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से मेरी वाबस्तगी थी, क्योंकि उसकी मैं बनाने में भी मैं शामिल था। जी जी जी। और मुझे कहना नहीं चाहिए, जिन लोगों ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इनॉग्रेशन से पहले डोनेशन दिया था और 1 लाख से ज्यादा दिया था, उनका नाम उन्होंने उस पर दर्ज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने अपने सेंटर के लिए जो भी कुछ मेरे लायक था, बहरहाल मेरा 1 लाख रुपए का ताउन था, लेकिन वो आज दर्ज है। तो मुझे इत्मीनान है कि आखिर मैंने चाहे कुछ थोड़ा सा ही काम किया, बट किया। इसी के साथ साथ वो किताब जो वो भी इसी सिलसिले की है कि आखिर हम अपनी बात कह पाए लोगों तक। उसमें मैंने सजेशन दिए, उस सजेशन में जो मेजर सजेशन था वो था रिसर्च एनालिसिस एंड डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि एक थिंक टैंक। वो मेरी ख्वाहिश आज भी है। आपने एक थिंक टैंक अपने तौर पर भी एक डेवलप करने की कोशिश की थी? जी हाँ, वो एक है इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम। उसी थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म पे मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजबूर किया था ये 250 स्कूल के लिए। उसी थिंक टैंक की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप काम करिए। वही देखिए, जब तक आप अपनी कम्युनिटी के इंटेलिजेंट लोगों को या इंटेलेक्चुअल्स को आप प्लेटफॉर्म पे लाकर एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनल वे में नहीं कोई बात रखते हैं, सरकारें नहीं मानती हैं। यही मेरा कहना है कि अगर उसी अंदाज में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को भी हम आप शोकेसिंग करें, अपनी बात कहें, सरकारों को इंगेज करें, तो यकीनन सरकारें मजबूर होंगी हमारी बात मानने। ठीक है, आप एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर और एजुकेशनल एक्टिविस्ट के तौर पर अपने पेश किया और अपने जो काम गिनवाए, मुझे उससे लगता है कि आपकी फिक्रमंदी यही रही है। इस्लामिक सेंटर में जाना क्या ज़रूरी था? आप तो कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाकर के क्या करेंगे आप? देखिए, जितनी मैंने पिछले 20 साल से जो तालीम के लिए जो पूरे मुल्क भर में मैं घूमा हूँ और बात की है, वहां से मुझे एक बात का एहसास हुआ जी कि मुल्क में बहुत लोग कोशा हैं जो अपने अपने अंदाज में काम कर रहे हैं। बंगाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, नूरुल इस्लाम साहब कर रहे हैं। बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, रहमानी साहब कर रहे हैं। साउथ में तो खैर क्या कहने हैं, चाहे अलमीन हो, चाहे MES केरला की हो, या मैस्को हैदराबाद की हो, या शादान हो हैदराबाद के, या अतीक साहब जोधपुर के हो, या आप गुवाहाटी चले जाएं तो आप USTM महबूब हक साहब हो, या आप उत्तर प्रदेश में भी जो इंटीग्रल कर रही है, एरा कर रहा है, ग्लोकल कर रहा है, यानी ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज और या वो जो एजुकेशनल मूवमेंट है जो सर सैयद अली रहमा या कम्युनिटी की फिक्र के लिए काम कर रहा है। लेकिन इन सब में जो एक चीज की मैं कमी पाता हूं वो ये कि इनके लिए कोई एक मरकज, कोई सेंटर नहीं है जो इन तमाम को एक सूत्र में बांध करके उनको गाइड कर सके, उनको रहनुमाई कर सके। अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इन तमाम एजुकेशनल एक्टिविटी को अपने अम्ब्रेला में ले लेता है और इनके साथ वो एंगेज हो जाता है, तो आप यकीन मानिए बसवी साहब कि हुकूमत, मुल्क, कम्युनिटी और इन तमाम NGO सबका एक साथ फायदा हो जाएगा। क्योंकि ये जो इदारा है ये लुटेन जोन में वाक़ है। इसमें हुकूमत हिंद के 2 नॉमिनी बैठते हैं। इसके बायलॉज में इसके में बाकायदा मैंडेट है कि वो अपनी कम्युनिटी, इस्लाम और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काम करे। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे होते हैं। कल्चर में जहां हमारी तहजीब और तमद्दुन की बात आती है, उसमें तालीम भी उसका एक बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो तालीम से ही कल्चर डेवलप होता है। ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है कि इस्लामिक सेंटर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, तो इस्लाम के कल्चर को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर उसको इंट्रोड्यूस करना, और कल्चर में तमाम चीज़ें जिसका आपने जिक्र किया वो आ जाती है। आते हैं बात आपके इलेक्शन पर, एक बार फिर हम लौटते हैं। डॉक्टर माजिद तालीकोटी जो आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, क्या कैपेसिटी उनकी है कि आप उनके साथ VP के लिए आप खड़े हैं? डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब को जो लाए हैं, तो वो एक हाईली प्रोफेशनल, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल जो मेडिकल फील्ड में एक नया काम कर रहे हैं, उम्र भी कम है उनकी, तो एक सीनियर
एक विजन या एक एक्सपीरियंस और सीजन लीडरशिप है इस राज साहब के पास, और उनके अंडर में अगर यंग प्रोफेशनल आएगा तो वो गैर मामूली काम कर सकता है, क्योंकि उस शख्स की खुद अपनी कैपेसिटी है। वो दो बड़े इदारे जो मूलचंद और आपके बत्रा है उनके, वो कैंसर यूनिट के डायरेक्टर हैं, अपना भी उन्होंने वो 600 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों है, वो काम कर सकते हैं। अब इसी तरह से मुझे चुना उन्होंने, मेरे बारे में वो जानते हैं अच्छे से कि मैं कम्युनिटी इश्यूज पे खुल के बोलता हूँ, बात करता हूँ, और यकीनन तालीम मेरा जो है कोर मैदान है। तो अगर तालीम और सेहत दो मैदानों में काम हो जाएगा तो ये बड़ा काम हो सकता है, उस इदारे का सही और मुस्बत इस्तेमाल हो सकता है। इसको हुस्न इत्तफाक कह सकते हैं आप कि मैं होटल भी रन करता हूँ, तो इंडिया इस्लामिक सेंटर की जितनी भी फैसिलिटीज है, चाहे रूम्स हो, ऑडिटोरियम हो, कॉफी शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, इन सब को चलाने का भी मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस, बनाना, तमाम फैसिलिटीज को मैनेज करना और उससे रेवेन्यू एनहांस करना, इसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो यकीनन अगर मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आता हूं तो इंडिया इस्लामिक सेंटर में इस फील्ड में भी मेरी पूरी खिदमत रहेगी और ताउन रहेगा। वही 2000 वोट हैं और सब उसी 2000 वोटों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो छीना झपटी चल रही है, इसमें जो कभी कभी ऐसा दिखने में आता है कि आप तमाम लोग बहुत ही हाईली प्रोफाइल, पढ़े लिखे, वेल कल्चर्ड लोग, कभी कभी बड़ी जुबान का भी कहीं कहीं बड़ा खराब इस्तेमाल भी हमने देखा है। यही तो तय करना है मोअज़्ज़िज़ मेमरान को कि आखिर 75 जो कैंडिडेट हैं या 76 कैंडिडेट हैं, उनमें से बेहतर कौन है। बेहतर का अंदाजा आप 3-4 चीजों से लगाते हैं। एक, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है जी, क्या उसने कोई काम वो करता आया है, उसकी जिंदगी में या उसके मिजाज में वो शायबा या उसका मिजाज है खिदमत करने का। दूसरा, उसका क्या क्रेडेंशियल या क्या सलाहियत है उसकी, क्या उसके पास है उतनी सकत जी। तीसरा, उसका कमिटमेंट क्या है, आज वो आज की तारीख में खड़े होकर वो आखिर क्या कमिट कर रहा है। क्या वो तलवार से सुई का काम लेना चाहता है या सुई से तलवार का काम लेना चाहता है, ये भी एक मौजू है जी जी। क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेंटर को क्लब समझते हैं, कुछ लोग इसको ये समझते हैं, वो कुछ लोग तो इसको IICC से कंपेयर करने लग जाते हैं कि साहब वहां भी रूम है, यहाँ भी रूम है। भी ठीक है, रूम जो है या ऑडिटोरियम या कॉफी शॉप, वो सब उसका हिस्सा है, लेकिन उसकी जो असल रूह है, उसका जो जुज है या जो उसका मरकज है, वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। अब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में यकीनन वो फिक्र की बात होगी। अब फिक्र में क्या आता है, मुल्क की जिंदगी आती है, कौमों की जिंदगी आती है, अपने अपने सेंटर, अपने ग्रुप, उसका मुस्तकबिल आता है। तो जो वो ग्रुप जो अपने मुल्क या अपनी कौम की फ्यूचर की बात करे, वो असल मायनों में उसका मकसद है। अब उसके पैराए अलग हो सकते हैं, उसको आप थिंक टैंक का नाम दे सकते हैं, उसको आप मैगजीन निकाल के अपनी बात कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, इंटरफेथ डायलॉग कर सकते हैं, आप बाकायदा मीडिया को एड्रेस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मतलब उसके बहुत सारे जो है वो मैकेनिज्म या जो चीजें हो सकती हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो लोग उसके अंदर बैठे, जो उसको रन करें या उसके जिम्मेदार हों, उनके पास इतना मवाद या ऐसा दर्दमंद दिल या ऐसा वेल इन्फॉर्म्ड उनके पास अपना पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जो हर मोड़ पर, हर नाजुक वक्त पर अपनी राय पेश कर सके। बेशक। दूसरी बात, ये इतना अजीम मुल्क है, 145 करोड़ की आबादी है, आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। दुनिया हमसे लीडरशिप की उम्मीद करती है, और आप ये समझ लीजिए, इसका दूसरा पहलू समझ लीजिए जी, जो इस इंटरव्यू में मैं पहली मर्तबा ये आपसे अर्ज कर रहा हूं जी, कि पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान की पॉपुलेशन इंडिया में है। पूरी दुनिया का मुसलमान यानी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी हिंदुस्तानी मुसलमान से लीडरशिप की उम्मीद करते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान से वो आस लगाए बैठे रहते हैं कि आखिर वहां से कोई उम्मीद की किरण आएगी। और एक दौर था जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे कद्दावर शख्सियात ने पूरी दुनिया को बाकायदा रहनुमाई की है। आज भी हिंदुस्तानी मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीडरशिप दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो कहां से देगा? वो यकीनन किसी इंस्टीट्यूशन से देगा।
वो इंस्टीट्यूशन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हो सकता है। अगर कोई बात निकल कर आती है तो यकीनन वही इंस्टीट्यूशन का असल काम होता है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मेरे जैसे मामूली से आदमी को मौका मिलता है इंडिया इस्लामिक सेंटर में काम करने का, तो मैं यकीनन वो तमाम काम करना चाहूंगा जो मैंने अभी आपसे गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब, आपसे बात करते हुए दो बातें जो सेहत और तालीम को लेकर के आपने की कि आपके पैनल में एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और आप खुद को तालीम के लिए वक्फ कर रखा आपने, और कम्युनिटी के लिए, किसी भी सेहतमंद समाज के लिए उसकी सेहत होना और उसकी तालीम याफ्ता होना, ये दो चीज़ें उसके डेवलपमेंट की दलील हैं। और कलीम साहब से हम बात कर रहे थे, हमने बात की इनके कामों पर, हमने बात की इनके इलेक्शन पर, और हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि इनकी दावेदारी क्यों और कैसे है और इन्होंने अब तक किया क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख को आप तमाम वोटर्स अपने तौर पर सबकी दावेदारी को सुनते और देखते हुए ये तय कीजिए इस्लामिक सेंटर के फ्यूचर के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर होगा, कौन सा पैनल बेहतर होगा, कौन से लोग बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।